हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट एंगल है, आपको बताएगा कि हम लोग जब रेनकोट का मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या बेसिस होता है जिस पर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। हम कॉटन का क्यों नहीं बना लेते? समझ में आ गया? कोई और मटेरियल का क्यों नहीं बना लेते? पॉलिएस्टर या नायलॉन का क्यों बनाते? या फिर हम लोगों को ये समझ में आएगा कि वाटर प्रूफिंग एजेंट्स जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जो केमिकल्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वो वैसे क्यों सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, वाटर प्रूफिंग रुक जाए। तो वैसे मटेरियल को सिलेक्ट करने के पीछे फंडा क्या है, फिजिकल फंडा क्या है, समझ में आ गया? उसकी केमिस्ट्री में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसकी फिजिक्स में जरूर जाएंगे, हम उसका फिजिक्स के बारे में समझेंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में समझाने वाला है लेक्चर। तो अच्छे से देखिए, इसके नोट्स बनाइए और एक एक बात को गौर से सुनिए, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, मैं जो एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है स्टेट बोर्ड में, जो √2 वाला फैक्टर वगैरह दिया हुआ है, वो समझ में नहीं आता है बच्चों को। वो सारी चीजें आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बता दूंगा आज मैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो लेक्चर को देखिए, वो समझाने की जिम्मेदारी मेरी जो आपकी बुक में दिया गया है। समझ आ गया? सीबीएसई वाले बच्चों को भी फायदा हो जाएगा और जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा हो जाएगा इससे। ठीक है? क्लियर है? चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल भी कहा जाता है इसको हम लोग थीटा से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज क्या होती है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं क्या करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। मैं क्या करता हूं, ग्लास का कंटेनर लेता हूं। क्या कंटेनर लिया मैंने? ग्लास का कंटेनर। इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा कंटेनर ले रहे हैं, क्योंकि जैसे आप कंटेनर या लिक्विड को बदलेंगे वैसे यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदलेगा, भी समझाऊंगा मैं। तो आपने ग्लास का कंटेनर लिया और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, केरोसिन को भर दिया। क्या भर दिया? आपने केरोसिन को भर दिया। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लिक्विड जब ये सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आया, भले ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है लेकिन है तो सॉलिड, तो जब ये लिक्विड, अभी उसकी तो चर्चा नहीं कर रहे ना हम लोग, तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये वाला जो लिक्विड है वो जब ये ग्लास के कांटेक्ट में आया तो यहां पर इसकी जो सरफेस है ना, ऊपर वाली सरफेस, टॉप सरफेस, वो देखो कर्व्ड हो गई। ये टॉप सरफेस को बच्चों कहते हैं मेनिस्कस। क्या कहते हैं इसको? मेनिस्कस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मेनिस्कस क्या हो गया, कर्व्ड हो गया। इसकी सरफेस क्या हो गई, कर्व्ड हो गई। बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो इसकी सरफेस हमको क्या नजर आने लगी, कर्व्ड नजर आने लगी। अच्छा, सिर्फ ग्लास और केरोसिन में होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, आगे देखिए, आगे देखिए। और एग्जांपल लेता हूं मैं। फिर से मैंने क्या कर दिया, ग्लास का कंटेनर ले लिया और मैं क्या कर देता हूं, इसके अंदर भर देता हूं मर्क्यूरी। क्या भर दिया मैंने? मर्क्यूरी भर दिया। जब मैं मर्क्यूरी भर देता हूं तो मर्क्यूरी का जो सरफेस होता है, यानी मेनिस्कस होता है, टॉप सरफेस या मेनिस्कस, वो कुछ इस तरीके से क्या करता है, शेप ले लेता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा, ये मेनिस्कस ऐसा शेप ले लेगा, ये ऐसा शेप ले लेगा। इसका मतलब यहां पर कुछ तो समझ में आ रहा है। वो क्या समझ में आ रहा है कि जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में होगा तो वो क्या करेगा, अपने मेनिस्कस को कर्व कर लेगा। समझ आ रहा है? यानी अपनी सरफेस को कर्व कर लेगा। वो कर्व सरफेस क्या कहलाता है, मेनिस्कस कहलाता है। यहां पर आपको क्या समझना है कि ये वाली सरफेस को क्या बोलते हैं और ये वाली सरफेस को क्या बोलते हैं। ये वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव मेनिस्कस। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है ना? चलो भी आगे इस पर और चर्चा करूंगा मैं। और एग्जाम्पल लेते हैं क्या? और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं क्या करता हूं, सिल्वर का क्या करता हूं, मैं कंटेनर ले लेता हूं सिल्वर, ये सिल्वर का बना हुआ, और इसके अंदर प्योर वाटर डालता हूं। क्या डालता हूं? प्योर वाटर। आपकी बुक में दिया हुआ है हाइपोथेटिकल केस है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो सकता है। अगर आप सिल्वर का कंटेनर लेंगे और प्योर वाटर लाएंगे, एक्सट्रीमली प्योर वाटर, तो ये दोनों मिलकर के ऐसे सरफेस बनाते हैं, बिल्कुल प्लेन। इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। समझ आ गया? ये एंगल क्या है, 90। अभी समझाऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है ना? तो यहां पर अपने को समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको चौथा केस क्या समझाता हूं, ध्यान से सुनो। चौथा केस ये है हमारा, चौथा केस ये है कि अगर मैं क्या करता हूं, क्लीन ग्लास ले लेता हूं, क्लीन ग्लास, और आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर, तो क्लीन ग्लास, प्योर वाटर, ये जो है ऐसा कुछ परफेक्टली हेमिस्फेरिकल शेप बनाता है। परफेक्टली क्या करता है, ऐसे हेमिस्फेरिकल शेप बनाता है। हेमिस्फेरिक एकदम एकदम क्या करेगा, एकदम क्या करेगा, ऐसे हेमिस्फीयर बनाएगा। ये ऐसे कुछ हेमिस्फीयर बनाएगा। समझ में आ गया? परफेक्टली हेमिस्फेरिकल शेप बनाता है। कौन? आपका प्योर वाटर, और यहां पर क्या है, क्लीन ग्लास, क्लीन ग्लास।
समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपके सामने मैंने 4 केसेस रख दिए, आपको मैंने ये समझा दिया बच्चों कि जब भी क्या होगा, कोई लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने सरफेस को कर्व कर लेगा, यानी अपने मिनिस्कस को क्या करेगा, कर्व कर लेगा। समझ में आ गया। तो ये जो आपका मिनिस्कस कर्व हुआ है, ये जो आपका मिनिस्कस कर्व हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो आपका मिनिस्कस कर्व हुआ है, ये कर्विंग, ये कर्वेचर इसीलिए आया है क्योंकि एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, इनका जो आपका इंटरैक्शन है वो यहां पर उस पर डिपेंड करता है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि ये ऐसा सरफेस ले रहा है क्योंकि इनके बीच में क्या है, इंटरैक्शन है। अभी मैं समझाता हूं कम ज्यादा कहां पर क्या होता है, अभी हम लोग सब कुछ सीख लेंगे। अच्छा, यहां पर अभी देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, पहले समझने की कोशिश करिए कि ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान से सुनिए, इस पे आ रहा हूं अभी मैं। ये तो आपको समझा, लिक्विड सॉलिड कॉन्टैक्ट में आएगा तो सरफेस कर्व हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, देखो अभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये आपका क्या है, देखो लिक्विड की सरफेस है, इस पे अपन ने क्या बना दिया, एक टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट बना दिया। अब सॉलिड की सरफेस पे मैं क्या करता हूं, एक टेंजेंट बनाता हूं। यहां पर भी ये भी सॉलिड की सरफेस है, टेंजेंट मतलब बेसिकली सॉलिड की सरफेस पे भी एक लाइन बना दिया मैंने, लिक्विड की सरफेस को टेंजेंट बना दिया और सॉलिड की सरफेस पे एक लाइन बना दिया। तो ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। समझ में आ गया, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला बाहर का एंगल है, लिक्विड के अंदर का एंगल कौन सा है, ये है। इसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया, ये वाला एंगल नहीं लेना है। तो आपको एंगल मेजर करते वक्त, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को मेजर करते वक्त एंगल इनसाइड द लिक्विड लेना है। समझ में आ गया, एंगल इनसाइड द लिक्विड लेना है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। वही चीज देखो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ध्यान से देखो, सब दिमाग में बैठ जाएगा। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो लिक्विड की सरफेस को क्या करो, टेंजेंट बना दो। लिक्विड की सरफेस को टेंजेंट बना दिया, सॉलिड की सरफेस पे यहां पर भी लाइन आएगी, एक बाहर भी लाइन आएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कौन सा लोगे, ये लोगे कि ये लोगे, 1 लोगे या 2 लोगे, 2 लोगे। क्यों, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। तो ये भी क्या है, यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये नहीं लेंगे आप। बात समझ में आ रही, क्लियर है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहां पर भी वही कहानी, यहां पर भी वही कहानी। यहां पर देखो एंगल कैसा बना है, और एक्यूट बना है। एंगल कैसा बना है, एक्यूट बना है, ध्यान रखना है। यहां पर एंगल कैसा बना है, ऑब्ट्यूज बना है, ध्यान रखना है। समझ आ गया, यहां पर एंगल कैसा बना है, ये आपकी सॉलिड सरफेस, आपकी लिक्विड सरफेस को ऐसे टेंजेंट, एंगल कितना है 90, एंगल क्या है 90। समझ आ गया, इसको देखो ध्यान से, ये आपको समझना है। क्लीन ग्लास प्योर वाटर में क्या होता है, ये आपकी देखो ये सरफेस और ये टेंजेंट भी ऐसे ही कुछ है, ये बिल्कुल ऐसा बना है ना, ऐसे बना है बिल्कुल ये, तो टेंजेंट भी ऐसे ही जाएगा। तो यहां पर एंगल 0 डिग्री है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे मत खींच देना उसको। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ले रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये आपका टेंजेंट और सॉलिड सरफेस भी वही है, तो एंगल कितना होगा, यहां पर 0 होगा। तो उसकी ऐसी सरफेस बनती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परफेक्टली हेमिस्फेरिकल सरफेस। क्या बोलेंगे इसको, परफेक्टली हेमिस्फेरिकल सरफेस। समझ आया, क्लियर है, चलो भाई। तो अब तक अपन ने क्या क्या किया, अब तक अपन ने ये देखा कि जब भी कोई क्या करेगा, लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में होगा तो उसकी सरफेस कर्व्ड हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, और वो कर्व सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करती है, लिक्विड की सरफेस को टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में क्या करती है, एक एंगल बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। कंडीशन ये है कि एंगल आपको क्या करना है, अंदर की तरफ क्या करना है, मेजर करना है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये आपको अब याद रखना है। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक्यूट एंगल बना रहे हैं। ये दोनों 0 और ये 0 से छोटा, ये क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे। समझ में आ गया, ये तो क्या है, सीधा सीधा क्या अपना 90 है, ये तो थीटा 90 है। यहां तक सबको समझा, क्लियर है। 4 केसेस मैंने आपके डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको क्या करता हूं, इसका रीजन समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर बनाऊंगा उसको मैं, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब जो है मैं आपको जो है यहां पर पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर मैं आपको रीजन समझाता हूं कि वो बेसिकली क्यों बना। तो सबसे पहले क्या करना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन आपको लिखना है। क्या होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन, क्या तुमको समझ में आया कि जब भी सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लिक्विड सरफेस को टेंजेंट और सॉलिड सरफेस की लाइन दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं, जो कि एंगल हम लोग इनसाइड द लिक्विड मेजर करेंगे। समझ में आ गया, ठीक। When
a solid is in contact with a liquid, जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड के कॉन्टैक्ट में होगा, देन तब क्या होगा, देन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द एंगल बिटवीन the solid surface and the tangent to the liquid surface is called as angle of contact. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखना, एंगल should be measured inside the liquid. समझ आ रहा है, एंगल कैसे मेजर करेंगे आप, इनसाइड द लिक्विड मेजर करेंगे. तो वापस एक बार बताता हूं मैं, ये आपके पास एग्जांपल लिया था मैंने अभी, ये ऐसा, ठीक है ना, ग्लास और आपका केरोसिन. तो यहां पर देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, व्हेन सॉलिड इज इन कांटेक्ट विद अ लिक्विड या लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड, देन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, then at the point of, उस साइड पे भी बनेगा, एक साइड को डिस्कस कर रहे हैं, then at the point of contact, the angle between the solid surface and the tangent to the liquid surface. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, and the tangent to the liquid surface is called as angle of contact, जो कि हमको कहां लेना है, अंदर वाला एंगल. बाहर भी तो बन सकता था, लेकिन ये एंगल नहीं लेंगे, measured inside the liquid. समझ आ गया. तो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है मैंने, ऐसे का ऐसे याद कर लेना है इसको. समझ में आ गई बात, अच्छे से याद करो उसको. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो आपको मैंने समझा दिया. अब जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों बन रहा है, इसका पहले मैं आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा. फिर आपकी बुक जो 4 केसेस समझाती है, वो जो √2 वाला फैक्टर आ रहा है, उसका मैं आपको अलग से डेरिवेशन टाइप में कराऊंगा, ताकि आपको पूरा का पूरा क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए. आइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको. तो यहां तक बात क्लियर हो गई, क्या क्या समझा बताओ, क्या क्या समझा. पहली चीज क्या समझी आज, जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा वो अपनी सरफेस को कर्व कर लेगा. बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करता है, अपनी सरफेस को कर्व कर लेता है. तो वहां पर एक पर्टिकुलर एंगल बनता है, किन के बीच में, सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस के टेंजेंट के बीच में, और एंगल इज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड. उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. समझ आ गया, क्लियर है. और ये भी देखा कि कुछ लिक्विड क्या करेंगे, जैसे केरोसिन क्या करेगा कुछ सॉलिड के साथ में, जैसे ग्लास के साथ में क्या करेगा, एक्यूट एंगल बनाएगा. कुछ लिक्विड ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे, कुछ लिक्विड 90 का एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे, और कुछ लिक्विड 0 का एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे. समझ में आ गया, चारों केसेस पॉसिबल हैं. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, अब मैं आपको पहले क्या करता हूं, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं किसका, एंगल ऑफ कांटेक्ट का. थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन का क्या है, आइए इसको समझते हैं. थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंगल ऑफ कांटेक्ट का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सरफेस कर्व क्यों हो जा रही है. तो उसका बेसिक सा बहुत इजी सा मतलब है. पहले में क्या होगा, पहले में इफ ऐसे हो जाए, ऊपर लिखता हूं, इफ अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाए, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाए इज ग्रेटर देन किससे, कोहेसिव फोर्स से. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अगर कोहेसिव फोर्स हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे यहां पर द लिक्विड विल मेक, या फिर ऐसे लिख दो उसको, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट. एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एक्यूट होगा. ये क्या बात हुई, अभी समझाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से. यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा देखो, ये अब एक्यूट वाला केस तो ये था, केरोसिन और आपका ग्लास, ये बताया था आपको स्टार्ट में मैंने. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखो, ये वाला ऐसे टेंजेंट बना और ये वाला सरफेस, ये एंगल क्या है, थीटा है, एक्यूट बना. समझ आ गया. अब क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है. ये जो यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को ये फर्स्ट वाले वाटर मॉलिक्यूल को सेकंड वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा होगा, और यहां पर जो ग्लास का मॉलिक्यूल है वो अपनी तरफ खींच रहा होगा. तो ग्लास के मॉलिक्यूल और पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कांटेक्ट में है उनके बीच में एडहेसिव फोर्स है, और फर्स्ट वाले वाटर मॉलिक्यूल और सेकंड वाले वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स है. बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं. तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे सरफेस था,
ऐसे था, समझ आ गया, एडेसिव फोर्स ज्यादा हो गया, तो एडेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ग्लास का पार्टिकल इसको उठा लेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से भी ग्लास का पार्टिकल इसको उठा लेगा, क्यों, क्योंकि एडेसिव फोर्स ज्यादा है, उठाने की वजह से क्या होगा, ये आपकी सरफेस ऐसी बन जाएगी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो अगर ये आपका ऐसे अगर कंटेनर है, ऐसे अगर आपका कंटेनर है, तो ये कंटेनर में ये ऐसी सरफेस है, एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा, ये इसको ऐसे उठा लेगा, तो सरफेस ऐसी बन जाएगी, कॉनकेव सरफेस। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स है, तो एंगल कैसे बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज कैसे बनेगा बताओ जरा आप, ऑब्ट्यूज कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे सरफेस है, ऐसे सरफेस है, अब एडेसिव की जगह कौन ज्यादा होगा, कोहेसिव, तो ये साइड वाले मॉलिक्यूल पकड़ के उसको खींच लेंगे, तो सरफेस कैसी बन जाएगी, कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगी। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो आपका मेनिस्कस क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है इसका सेकंड केस यही है। एक और चीज में याद रखना है कि जब भी एंगल एक्यूट बनेगा, लिक्विड, याद रखना, लिक्विड वेट्स द सॉलिड। लिक्विड क्या करेगा, सॉलिड को वेट कर देगा, लिक्विड सॉलिड को गीला कर देगा। गीला कर देगा, गीला कर देने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने क्या कर दिया, अगर आपने ऐसे इसके ऊपर क्या कर दिया, मान लो पानी बिखेर दिया, पानी आपने बिखेर दिया, फिर आप जैसे इसको साफ करते हैं, तो साफ करने के बाद भी ऐसे पानी को आपने ऐसे हाथ से साफ कर दिया, उसके बाद भी यहां पर कुछ कुछ गीला रहता है, गीला रहता है ना, पूरी तरीके से सूख नहीं जाता है। ऐसे आप बोर्ड में पानी लगाओ, उसके बाद ऐसे इसको क्या करो, पोंछो, पूरी तरीके से सूखता नहीं है, वो गीला रहता है। क्यों गीला रहता है, वो गीला रहने का रीजन ये है कि बोर्ड का पार्टिकल और यहां पर आपके वाटर का पार्टिकल, उनके बीच में एडेसिव फोर्स ज्यादा है, तो वो जो पार्टिकल है वो चिपके रहते हैं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं मर्क्यूरी से पोंछूंगा इसको, तो मर्क्यूरी यहां पर नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा, इसलिए नहीं टिकेगा क्योंकि यहां पर बोर्ड के पार्टिकल और मर्क्यूरी के पार्टिकल के बीच में एडेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरी इसको गीला नहीं कर रहा है, जबकि हम क्या बोलेंगे, वाटर को गीला कर रहा है। गीला करने का मतलब वो आपके बोर्ड के पार्टिकल और वाटर पार्टिकल की जो फोर्स ज्यादा था, एडेसिव फोर्स, इस वजह से उसको वहां पर चिपका रह गया वो, तो हम कहते हैं ये गीला रह गया, ये गीला है। गीला है मतलब क्या, वाटर पार्टिकल चिपका हुआ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, लिक्विड का पार्टिकल चिपका हुआ है तो हम बोलेंगे गीला है, चिपका हुआ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, गीला नहीं है। बात समझ में आ गई, इतना आसान मतलब है, ठीक है ना। चलो भाई, ये भी आपको समझ में आता है, ठीक है। चलो, तो वो एक गाना सुनता था मैं बहुत पहले कि वो पानी गीला गीला क्यों, तो पानी गीला गीला क्यों, उसका रीजन क्या है, आपका एडेसिव फोर्स। समझ में आ गया। आई थिंक कोई फरहान अख्तर की मूवी में था वो, पानी गीला क्यों, आसमान नीला नीला क्यों। तो वो जो आपका गाना था, उसमें उसका आंसर, वो सवाल पूछता है ना, पानी गीला गीला क्यों है, तो पानी गीला गीला इसीलिए है क्योंकि वहां पर क्या है, एडेसिव फोर्स है। बात समझ में आ गई, मॉलिक्यूल चिपके रह गए, इस वजह से क्या हो गया, पानी गीला गीला लगता है आपको, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या, सेकंड केस में क्या होगा, अगर सेकंड केस हम लोग देखें तो सेकंड केस में आपका एडेसिव फोर्स जो होगा, एडेसिव फोर्स इज लेस देन क्या होगा, आपका कोहेसिव फोर्स। समझ में आ गया, एडेसिव फोर्स इज लेस देन क्या होगा, आपका कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। तो एडेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स में सेकंड केस में देखो ध्यान से क्या होगा, यहां पर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज। समझ में आ गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, आपका ऑब्ट्यूज होगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज क्यों होगा, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज इसलिए होगा क्योंकि देखो ध्यान से, ये ऐसे है, अभी बताया था मर्क्यूरी, और ये क्या लिया तुमने, ग्लास लिया है ना। तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। ऑब्ट्यूज क्यों बनेगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। ये आपकी सरफेस है ना, ठीक है, ये आपकी सरफेस, फिल कर दो, ये आपकी क्या है, सरफेस है ना, ये आपकी सरफेस है। और यहां पर क्या है, यहां पर देखो ध्यान से, ये आपके जो एंड के मॉलिक्यूल्स है, यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है, यहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, यानी मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है। फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये साइड के मॉलिक्यूल को पकड़ के खींच लेगा। तो एडेसिव से ज्यादा कोहेसिव फोर्स होने की वजह से क्या होगा, ये जो आपकी सरफेस है वो ऐसी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये फंडा है इसके पीछे का। तीसरा केस बताओ क्या होगा, तीसरा केस ये होगा कि दोनों इक्वल हो जाए, इस वजह से सरफेस क्या बनेगी, प्लेन बनेगी। समझ में आता है, क्लियर है। तो इतना आसान है, एक बार रिवाइज कर लें। क्या पढ़ा आज, जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो क्या कर देगा बताओ, लिक्विड जब भी किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा वो अपनी सरफेस को कर्व कर लेगा, है ना, ठीक है। चलो, ये अपने को समझता है। हमने देखा कि कुछ लिक्विड कुछ सॉलिड्स के साथ में क्या करते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं। कुछ लिक्विड कुछ सॉलिड्स के साथ में क्या करते हैं, ऑब्ट्यूज, यानी कुछ लिक्विड एक्यूट एंगल बनाएंगे, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे, कुछ 90 का एंगल बनाएंगे और कुछ 0 का एंगल बनाएंगे। समझ में आ गया। अब जो आपके एक्यूट एंगल बना रहे,
ठीक है ना। जो जो है आपके लिक्विड्स क्या कर रहे हैं, एक्यूट एंगल बना रहे हैं, वो क्या करते हैं, लिक्विड को वेट कर देते हैं। वेट कर देते हैं मतलब बताया मैंने आपको, एडेसिव फोर्स ज्यादा होने की उसके बाद चिपके रह जाते तो हम क्या बोलेंगे, वो सरफेस क्या होगी, वेट होगी, ठीक है ना। वो उसको क्या कर देंगे, वेट कर देंगे। यानी क्या, केरोसिन क्या करेगा, ग्लास के कंटेनर को क्या कर देगा, वेट कर देगा। आपका वाटर भी क्या करेगा, जीरो का एंगल था ना, वाटर का एंगल भी क्या करेगा, ग्लास के कंटेनर को वेट कर देगा, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, एडेसिव फोर्स अगर क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू क्या आपका कोहेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जिसमें क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। इसमें ऑब्ट्यूज है क्योंकि इसमें कोहेसिव फोर्स क्या है, कम है। एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडेसिव फोर्स कम है। इस वजह से आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा बना, ऑब्ट्यूज बना। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज। यहां पर ध्यान से सुनिए अभी, दिस लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। ये लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करता। क्यों वेट नहीं करता, वेट नहीं करने का मतलब क्या, यानी अगर इस कंटेनर से मर्क्यूरी को बाहर निकालेंगे तो अरे भाई ग्लास के मॉलिक्यूल और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बहुत कम है, तो क्या करेंगे, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने मॉलिक्यूल को लेकर के चले जाएंगे। बात समझ रहे, तो कोई मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल बचेगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे वहां पर कोई मॉलिक्यूल चिपका हुआ ही नहीं है, यानी उसने उसको गीला किया ही नहीं है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब ये अगर आपको अब समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या है कि आपका जो लिक्विड है, यहां पर जो आपका लिक्विड है वो अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा किसके साथ में, सॉलिड के साथ में, तो वो आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट नहीं करेगा, ठीक है ना। यही चीज हम क्या करते हैं, हमारे रेनकोट बनाने में लेते हैं। पॉलिएस्टर या जो नाइलॉन होता है आपका, वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब उस पर पानी की बूंदें गिरती हैं, तो पानी की बूंदें ग्लास के साथ में तो एक्यूट बना रहा है या जीरो का एंगल बना रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। लेकिन जो पॉलिएस्टर के साथ में वो जो पानी की बूंदें उस पर गिरेंगी तो उसका जो एंगल बनेगा ना, वो ऑब्ट्यूज बनेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपके पॉलिएस्टर के मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो कम है, और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, पार्टिकल इन पे चिपक पाएगा ही नहीं। जब पार्टिकल इन पे चिपक ही नहीं पाएगा तो पार्टिकल उसको गीला नहीं कर पाएगा। पार्टिकल उसको गीला नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल गीला नहीं कर पाएगा मतलब हम बोलेंगे कि हम बारिश से बच गए। अब समझ में आ गया, आपका अम्ब्रेला हो गया, आपका जो रेनकोट हो गया, वो इसी तरीके से लिया जाता है। ऐसे ही मटेरियल सिलेक्ट किया जाता है कि जब उस पर वाटर गिरे तो वाटर का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो, ऑब्ट्यूज बन जाए। यानी बेसिकली वो मटेरियल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो कम हो, कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल को लेकर के नीचे गिर जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये फंडा होता है उसके पीछे का। वाटर प्रूफिंग में भी हम ऐसे ही मटेरियल्स को सिलेक्ट करते हैं जो क्या करे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनाए, वाटर के साथ में ऑब्ट्यूज बनाए। हाँ, और भी उसमें केमिकल कंपोजिशंस हैं, केमिकल कंपोजिशन मैटर करते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। जब केमिस्ट्री में आएगा तो उसकी बात करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए था, ये तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है ना। चलो भाई, जब दोनों इक्वल होंगे तीसरे केस में तो क्या कर दोगे आप बोलोगे कि वो क्या करेगा, उसको गीला तो करेगा वो, क्योंकि वो 90 के इक्वल है, लेकिन वो साथ साथ में क्या होगा, आप बोलेंगे कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स क्या है, वहां पर इक्वल है, ठीक है ना। तो याद रखो तीसरे केस में क्या होगा, और सरफेस कैसी होगी, वहां पर प्लेन होगी, सरफेस कैसी होगी, प्लेन, और एंगल क्या होगा 90। तो तीसरा लिख सकते हो ना, तीसरे में क्या लिखोगे, एडेसिव फोर्स इक्वल्स टू कोहेसिव फोर्स, और दिस लिक्विड वेट्स द सॉलिड, और साथ साथ में क्या लिखोगे, द एंगल इज 90 डिग्री, एंगल क्या लिखोगे 90। तीसरा केस बता दिया था मैंने आप, ठीक है ना। चलो भाई आइए, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गई बात। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, दूसरा जो है कि कब लिक्विड वेट करेगा और कब नहीं, तो हमने उसको एंगल के टर्म्स में अब समझ लिया, हमने उसका थ्योरेटिकल रीजन समझा। अब उसको एंगल के टर्म्स में याद करेंगे कि जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के साथ में एक्यूट एंगल बनाएगा तो वेट करेगा, ऑब्ट्यूज बनाएगा तो वेट नहीं करेगा। याद कर लो, जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के जब कांटेक्ट में आएगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जब एक्यूट होगा तो क्या करेगा, वो एक्यूट होगा तो उसको वेट करेगा, और ऑब्ट्यूज होगा तो वेट नहीं करेगा। याद रखना है आपको, रीजन आपको समझा दिया मैंने। अब मैं फैक्ट ऑफ फैक्टिंग पे आऊंगा, अजान होने दीजिए। तो हम लोग ने अब तक क्या देख लिया, हम लोग ने अब तक देखा कि बेसिकली क्या है हमारा, कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स ग्रेटर होगा तो क्या होगा, एडेसिव अगर ज्यादा होगा कोहेसिव तो क्या होगा, एक्यूट बनाएगा, अगर कोहेसिव ज्यादा होगा एडेसिव तो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और जब दोनों इक्वल होंगे तो प्लेन एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल में लिक्विड क्या करेगा, जो भी लिक्विड सॉलिड के साथ में एक्यूट एंगल बनाएगा वो लिक्विड वो सॉलिड को वेट करेगा, जो लिक्विड सॉलिड के साथ में ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा वो वेट नहीं करेगा।
90 प्लेन बनाएगा, वो भी उसको वेट करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। एक्यूट ऑप्टिक्स की आप लोग कंडीशन याद रखना है, एक्यूट वाला वेट नहीं करता है, एक्यूट वाला वेट करता है, ऑप्टिव्स वाला वेट नहीं करता है, एक्यूट वाला वेट करता है, ऑप्टिव्स वाला वेट नहीं करता है, याद कर लो, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, अब समझने की कोशिश करो कि अब हमको क्या करना है इसमें। अब हम लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ना है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा अभी मुद्दा है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को अफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जाएगा, इससे पहले भी पूछा जाता रहा है, अब भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए भी, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट। कौन से सॉलिड और लिक्विड कॉन्टैक्ट में है, समझ में आ गया। जैसे जब हमारा प्योर लिक्विड क्लीन ग्लास के कॉन्टैक्ट में था तो 0 एंगल बना रहा है, लेकिन हमारा प्योर लिक्विड जब क्या कर रहा है, सिल्वर के साथ में कॉन्टैक्ट में है तो क्या कर रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। बात समझ में आ रही। तो वही लिक्विड है, यहां भी वाटर वहां भी वाटर, लेकिन एक सॉलिड के साथ में क्या कर रहा है, 90 का एंगल, और एक सॉलिड के साथ में क्या कर रहा है, 0 का एंगल। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड कौन सा सॉलिड के कॉन्टैक्ट में। समझ आया, क्लियर है। चलिए भाई, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो है इसके अंदर वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी क्या होता है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ में सरफेस टेंशन बदलेगा, और आगे बताऊंगा मैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन में। सरफेस टेंशन बदलेगा और सरफेस टेंशन के हिसाब से कोहेसिव फोर्स बदलेगा, और कोहेसिव फोर्स के हिसाब से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदल जाएगा, ठीक है ना। तीसरी चीज इसके अंदर है वो है, देखो ध्यान से, नेचर ऑफ मीडियम अबोव द लिक्विड सरफेस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कौन सा मीडियम है लिक्विड सरफेस के ऊपर, इस बात पर भी क्या करता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है। मतलब क्या, ये आपका क्या है, मान लो ऐसे कोई लिक्विड है जो सॉलिड कॉन्टैक्ट में और ऐसा एंगल बना रहा है, ऐसा एंगल बनाया, ऊपर ऐसा मटेरियल, अभी एयर है, ऊपर मैंने क्या कर दिया, कोई दूसरी गैस डाल दी जो भारी है। जब गैस इसके ऊपर भारी गैस होगी, जो ज्यादा इसकी डेंसिटी होगी गैस की, तो वो क्या करेगा, इसको और दबाएगा। जब इसको और दबाएगा तो सरफेस क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। देखो पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये बन रहा था, अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ और बनेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। या फिर कोई सरफेस हल्की है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो इस बात पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद डी वाला पार्ट, डी वाले पार्ट में वो है आपका इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी भी मैटर करती है। अगर आप क्या कर देंगे, आप अगर हमारे जो प्योर वाटर था हमारा, उसके अंदर आप क्या कर देंगे, इंप्यूरिटी का ऐड कर देंगे, तो प्योर वाटर भी सिल्वर के साथ में कुछ ना कुछ क्या करेगा, कर्व्ड एंगल बनाना शुरू कर देगा, यानी कर्व्ड सरफेस बनाना शुरू कर देगा। वो कुछ ना 90 के बजाय कुछ और एंगल बताएगा। तो इंप्यूरिटी अगर आ जाएगी तो भी क्या होगा, आपका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाता है। समझ आ गया। तो 4 पॉइंट याद कर लेना, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा इंप्यूरिटी, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल अबव द लिक्विड सरफेस। 4 पॉइंट याद रखना, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया मैंने और बहुत ही सिंपल पॉइंट्स लिखाए हैं, तो अच्छे से तुमको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एक तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, दिया ना, एडेसिव ज्यादा होगा कोहेसिव से तो एक्यूट एंगल बनाएगा, है ना। कोहेसिव ज्यादा होगा एडेसिव तो क्या करेगा, ऑप्टिक एंगल बनाएगा। दोनों इक्वल हो तो क्या करेगा, प्लेन एंगल बनाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, यानी 90 प्लेन सरफेस बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये अपने को समझ में आ रहा है। अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको मैं देता हूं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना, शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस, जो सारी चीजें हैं, वो √2 वाला फैक्टर वो आपको लास्ट में मिलेगा कि ये से इतना बड़ा होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल, ऑप्टिक एंगल, सब प्रूफ करके बताता हूं मैं। इसका दूसरा नाम बच्चों होता है लाप्लास थ्योरी। क्या नाम होता है इसका, लाप्लास थ्योरी। तो ये लाप्लास थ्योरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको अब समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, एक डायग्राम को अपने को अब क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो इसके लिए अगर अपने को डायग्राम समझ में आ जाए और बॉडी फोर्स वाले 2-3 पॉइंट बताए थे मैंने, अगर वो आपको याद है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये डेरिवेशन। आपके बाएं हाथ का खेल होगा ये, ठीक है ना। पहले मैं बेसिक चीजें बताता हूं जो इसमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें डिराइव करा देता हूं, ठीक है। आओ देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज में क्या होना चाहिए आपको पता कि यहां पर आपके पास क्या होगा, एक कंटेनर होगा। उस कंटेनर में क्या होगा, आपके पास कोई लिक्विड भरा हुआ होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज में ये अब मैं मॉलिक्यूल लूंगा, ये वाला जो इस सॉलिड के कॉन्टैक्ट में, और इसी को जूम करके मैं यहां पर बनाऊंगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो सॉलिड भी ऐसे जूम आपको नजर आएगा, लेकिन मैं इसको सिर्फ एक ही साइड ऐसे बना करके बता दूंगा। समझ आ गया। तो एक ही साइड का मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल बनाऊंगा जो सॉलिड के कॉन्टैक्ट में है। पहली चीज ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका लिक्विड सरफेस होता है वो हमेशा नेट बॉडी फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। या आपका अगर ऐसा लिक्विड है तो ये नेट बॉडी फोर्स यहां है, तभी तो इसके परपेंडिकुलर है। इसको टेढ़ा कर दोगे तो, क्योंकि ये ऐसा हो गया ना, तो इस वजह से तब भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर। ये मैंने पहले भी बताया था। बॉडी फोर्स नहीं देखे हो तो पहले जाकर ये बॉडी फोर्स देखो, उसके बिना नहीं समझेगा ये। याद रखना, लिक्विड की सर्फेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट बॉडी फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स भी बॉडी फोर्स में काउंट होंगे, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ही क्या होते हैं, वो 4 टाइप के फोर्स होते हैं। तो ये कोहेसिव और एडहेसिव दो नए टाइप के आ गए क्या, 6 हो गए क्या, नहीं। इन चारों में से कोई होगा तो वो कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और मैंने लिखाया था कि बॉडी फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक बॉडी फोर्स है। तो कोहेसिव एडहेसिव फोर्स भी क्या है, बॉडी फोर्सेस है, ध्यान रखना उसका। तो बॉडी यानी कोहेसिव एडहेसिव का जो रिजल्टेंट होगा, आपकी सरफेस उसको परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, लिक्विड की सरफेस। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज आपको याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं ए बार और बी बार, इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, आर बार। 2 वेक्टर्स एक ही टेल पे है, एक ही टेल से निकल रहे हैं, तो ए बार और बी बार सेम टेल पे है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, अलोंग दी डायगोनल। और ए बार और बी बार के बीच में एंगल है वो क्या है, थीटा है। इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। ए बार और आर बार के बीच में एंगल क्या है, अल्फा। समझ में आ रहा है क्या बोले। तो अल्फा क्या है, ध्यान रखो, एंगल बिटवीन ए बार एंड आर बार। समझ में आ गया। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार के बीच में एंगल क्या है, थीटा। ए बार और आर बार के बीच में एंगल क्या है, अल्फा। और अगर आपको क्या करना है, tan अल्फा का फॉर्मूला लिखना है। अल्फा का रिलेशन विद ए एंड बी है, अल्फा का रिलेशन विद थीटा लिखना है। तो क्या फॉर्मूला है उसका, उसका फॉर्मूला है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपने 11th साइंस में पढ़ा था कि अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन होता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। या फिर कोई भी रिजल्टेंट का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो इससे दिया जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब सुनो ध्यान से, आर बार यानी रिजल्टेंट ने ए के साथ में एंगल बनाया अल्फा, समझ में आ गया। तो बी कौन सा वेक्टर है जिसके साथ में रिजल्टेंट ने एंगल नहीं बनाया हुआ है, ये वाला एंगल तो नहीं लिखा मैंने। तो याद रखना ऊपर, या ऐसे याद रखना कि ये वाला वेक्टर वो होगा, या फिर बी वो वाला वेक्टर होगा जिसका साइन थीटा कॉस थीटा लगेगा। ये वो वाला वेक्टर है जिसने रिजल्टेंट के साथ में एंगल नहीं बनाया है। एग्जांपल के तौर पे ये वाला ऐसे आपके पास सी बार है और ये आपके पास डी बार है, इनका रिजल्टेंट आर बार है, ये एंगल बीटा है। बताओ tan बीटा का फॉर्मूला क्या होगा। आर बार ने किसके साथ में एंगल नहीं बनाया है, डी बार के साथ में, तो क्या लिखोगे, tan बीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा अपॉन सी प्लस डी कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके साथ में लगेगा, जिसके साथ में अल्फा नहीं बना हुआ है, जिसके साथ में रिजल्ट ने एंगल नहीं बनाया हुआ है, जो हमने कंसीडर नहीं किया। याद रखना। तो ये याद रखने की इसको ट्रिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर आपके बाएं हाथ का खेल है वो डेरिवेशन करना। मैं आपको समझा देता हूं एक एक करके, सब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे तो हमारे लेक्चर्स देख ही रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारे टीचर्स भी लेक्चर देख रहे हैं हमारे। तो और बहुत सारे टीचर्स को हेल्प चाहिए क्योंकि नए सिलेबस आ गया है। मुझे कई सारे टीचर्स के कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं, सर ये पर्टिकुलर लेक्चर आपका रिकॉर्डेड है क्या, वो रिकॉर्डेड है क्या, खरीद लेंगे हम लोग। कितने लोग तो ये कह रहे हैं हम लोग खरीद लेते हैं। ये बच्चों की हेल्प के लिए है, और जो टीचर्स आए हुए हैं जिनको नहीं आ रहा है, नए सिलेबस में चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो उनकी हेल्प के लिए समझ में आ गया। तो बहुत सारे टीचर्स भी अगर देख रहे हैं तो सारे टीचर्स के लिए मैं ये एक तरीका बता रहा हूँ। तो ये तरीका बेस्ट है, ये तरीका इतना अच्छा है कि बच्चों के दिमाग में आप बैठा देंगे कि किस तरीके से आप क्या करेंगे। ये जो √2 वाला फैक्टर जो आपकी बुक में दिया है वो 4 केसेस, वो मैं आपको भी समझा दूंगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जिसको लैप्लास थ्योरी भी कहते हैं। तो आइए उसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसका बेसिक्स आपको बता दिया मैंने। अब जो है हम लोग मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा क्या है, आप लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये मैंने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में मैंने क्या कर दिया है, ऐसे कोई
लिक्विड को भर दिया है, एक लिक्विड को भर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, लिक्विड को भर दिया। यहां पर मैंने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल ग्लास, ये मान लो ग्लास का है, और ये मान लो क्या आपका वाटर है, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, या मान लो ये कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड जनरल कर रहे हैं, तो ये सॉलिड और ये लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, एडहेसिव फोर्स होगा, उसको मैं बोलूंगा Fa। अरे मॉलिक्यूल उसको ऐसे खींचेगा ना, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या होगा, Fa होगा। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है आपका लिक्विड का मॉलिक्यूल, उसके बाकी के लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये इधर होगा आपका क्या, Fc यानी कोहेसिव फोर्स, ये 45 के एंगल पे होगा। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस पे, सीबीएसई के बच्चों को अभी से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, सालों से पढ़ा रहा हूं, तो वो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इस पे, ये 45 पे क्यों बना सर। बहुत आसान है, देखो ध्यान से, इसका अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया जाए, ध्यान से देखो, तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल यहाँ है और कुछ मॉलिक्यूल यहाँ है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो हम कोहेसिव की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 मॉलिक्यूल मान लो है, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल यहाँ है, 3 4 मॉलिक्यूल के आगे का जो फोर्स है, यानी ये मॉलिक्यूल जो इस पे फोर्स लगाएंगे वो तो नेग्लिजिबल है, सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होंगे, और इसमें भी 3 4 मॉलिक्यूल होंगे, मतलब एक फोर्स अगर F यहां पर है, दूसरा उतना ही फोर्स F यहां पर है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। दो इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा किस पे होता है, 45 के एंगल पे होता है, इस वजह से 45 डिग्री बनाया वो। बात समझ में आ रही, क्लियर है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, वो आपको बता दिया ना। तो कोहेसिव फोर्स आपका जो है वो कितने एंगल पे होगा, लिक्विड के अंदर होगा और 45 डिग्री के एंगल पे होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, याद रखना है इसको भी आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, कोहेसिव फोर्स है जो 45 के एंगल पे आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, Fc, ये आपका क्या है, Fa, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ध्यान से, इन दोनों का रिजल्टेंट अब समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है, हो ये ऐसे रहा है, ये आपका क्या है, Fc, ये आपका क्या है बताओ, Fa, समझ आ गया। इनके बीच में एंगल कितना है बताओ, अभी बहुत सिंपल है, ये देखो, ये 90 है, ये तो सीधा सीधा 90 नजर आ रहा है, और ये कितना है 45, तो 90 + 45 विल बी 135। तो Fa और Fc के बीच में एंगल कितना है, 135। इनका रिजल्टेंट कहीं भी बन सकता है, यहां भी हो सकता है रिजल्टेंट, यहां भी हो सकता है रिजल्टेंट, यहां भी हो सकता है रिजल्टेंट, कहीं भी रिजल्टेंट हो सकता है। अब रिजल्टेंट कौन से केस में कैसा बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा, उस पे आगे आइए चर्चा करते हैं। आप बोलेंगे सर नीचे mg नहीं लग रहा क्या, mg लग रहा है, लेकिन वो कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में इतना स्मॉल है कि इसको निग्लेक्ट कर दिया गया है। समझ में आया, क्लियर है, ये पॉइंट आपकी बुक में भी डिस्कस किया हुआ है, तो याद रखो mg को निग्लेक्ट किया अपन ने। तो यहां पर लग रहा है Fa, वो ये मॉलिक्यूल इसको यहां खींच रहा है। Fc, ये वाटर मॉलिक्यूल को बाकी के वाटर मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 135 का है। इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं अब बनेगा, समझ में आया, क्लियर है। अब उसी के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, आपके साथ में चर्चा करूंगा। तो यहां पर क्या करते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं। बताओ ये कैसा है, मैं आपको समझाता हूं। ये ऐसा कुछ है, ये आपके पास है, ये आपका Fa है, ये आपका क्या है बताओ, Fc है। इनके बीच में एंगल कितना है, 135 है। यहां कहीं मान लो क्या होगा, आपका रिजल्टेंट होगा। समझ में आ गया, रिजल्टेंट ने Fa के साथ में एंगल कितना बनाया, अल्फा बनाया। समझ आ रहा है, रिजल्टेंट ने Fa के साथ में कितना एंगल बनाया, अल्फा बनाया। tan अल्फा लिख के बताओ जल्दी से, tan अल्फा क्या होगा, जल्दी बोलो, tan अल्फा क्या होगा। किसके साथ में एंगल नहीं बनाया, Fc के साथ में नहीं बनाया रिजल्टेंट, तो क्या लिखूंगा मैं, Fc sin थीटा, थीटा कितना है 135, डिवाइड बाय क्या होगा, Fa + Fc cos 135। अब समझ में आ रहा है, क्लियर है, अभी सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। आओ, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, तुमको आता होगा। 135 को कैसे सॉल्व करोगे, आता है सॉल्व करने कि नहीं आता, चलो बता देता हूं। साइन 135 को क्या लिखोगे बताओ, 90 पे + 45 लिखोगे। 90 आया तो बदलेगा, 90 आया ना, 90 और 270 पे बदलता है, 180 और 360 पे नहीं बदलता, याद रखना। तो ये तो क्या होगा, आपका कॉस बनेगा। अब 90 + 45 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, 90 + थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, ऑल सिल्वर टी कप, साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा cos 45। साइन का cos क्यों हुआ, क्योंकि 90 आया, समझ आ गया। और 90 + 45 सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन तो पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा +1/√2, ये आपका आएगा। इसमें cos 135 को अब सॉल्व करो, क्या होगा बताओ, cos 90 + 45, 90 आया तो क्या होगा, साइन होगा। सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, 90 + 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, cos नहीं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी ये क्या होगा, नेगेटिव। ये हो जाएगा sin 45, और sin 45 कितना होता है, ये हो जाएगा 1/√2, यानी -1/√2 इसका आंसर है, ठीक है ना। तो sin 135 कितना आ रहा है, 1/√2, cos 135 कितना आ रहा है, -1/√2,
तो आओ इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं भी। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो आ जाओ, इसको पुट करते हो, देखते क्या आता है। बहुत सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगा तुमको। एफ सी 1/√2 अपॉन एफ ए प्लस एफ सी इंटू -1/√2। ठीक है ना, ये आपका क्या है, tan अल्फा है। ठीक है ना, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू एफ सी बाय √2 डिवाइडेड बाय एफ ए प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एफ सी डिवाइड बाय √2। ठीक है ना, इसको और सॉल्व करते हैं। आओ और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको रब कर देता हूं मैं, जरूरत पड़ेगी फिर बना लेंगे उसको। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा, ये √2 को यहां भेजो, ये हो जाएगा एफ सी बाय √2 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा √2 एफ ए माइनस एफ सी डिवाइड बाय √2। √2 कैंसिल, क्या बचेगा, एफ सी डिवाइड बाय √2 एफ ए माइनस क्या हो जाएगा, एफ सी। ये आपका क्या है, tan अल्फा। समझ आया, क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, tan अल्फा आ गया। समझे, क्लियर हो गया, डिराइव करने तुमको आ गया। अब बाकी की चीज तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि वो एक्यूट एंगल क्यों बना, ऑब्ट्यूज एंगल क्यों बना, और आपका प्लेन एंगल कब बना, जीरो एंगल कब बना, सब आपको समझा देता हूं मैं। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है ना, चलो भाई आइए देखो ध्यान से। ये फॉर्मूला अपन लिख करके अभी रखेंगे। तो क्या फॉर्मूला आया, देयरफॉर फॉर्मूला आया tan अल्फा इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन, ये क्या है, √2 एफ ए माइनस क्या हो गया, एफ सी। ये आपके पास क्या आ गया, tan अल्फा आ गया। ठीक है, चलो आओ, ये क्या है, इसमें केस वन क्या है, देखो ध्यान से। केस वन में क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए, इफ, ध्यान से सुनना, इफ √2 एफ ए माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी मतलब क्या, ऐसे बोलो, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, हो सकता है √2 एफ ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया, इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, ऐसे हो गया, तो ये और ये को माइनस करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू एफ सी अपॉन 0। एफ सी अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का मतलब 90 डिग्री, अल्फा आपका 90 डिग्री होगा। मतलब क्या हुआ, आओ मैं आपको मतलब समझाता हूं। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका अल्फा क्या है, 90 डिग्री है। कैसा एंगल था, आइए समझते हैं इसको। ये आपका जो है ऐसा आपका सरफेस है, यहां पर क्या लग रहा है, डायग्राम याद कर लो, एफ ए लग रहा है। यहां पर 45 पे क्या लग रहा है आपका, एफ सी लग रहा है ना। रिजल्टेंट ने किसके साथ में एंगल बनाया, एफ ए। कौन सा एंगल है, अल्फा। तो एफ ए और अल्फा, एफ ए और रिजल्टेंट के बीच में ये आपका कहीं रिजल्टेंट होगा। तो एफ ए और रिजल्टेंट के बीच में एंगल कितना है, 90। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो 90 डिग्री कब एंगल बनता है, 90 डिग्री तब एंगल बनता है, मैंने आपको बताया था। देखो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, जब एडहेसिव फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स। वो √2 का फैक्टर कहां से आ रहा है, जो आपकी बुक में दिया है, वो आपको अब समझा दिया मैंने। थ्योरेटिकली तो समझा दिया था, जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो सरफेस प्लेन बन जाएगी और एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये 90 है तो उसका वो भी वहां पर भी क्या होगा, 90 होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, समझ में? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 बन रहा है, ठीक है ना। तो अल्फा 90, दिस इंप्लाइज द लिक्विड surface is plane, is a plane, liquid surface is a plane, and theta यानी angle of contact इसमें क्या होगा, angle of contact is 90 डिग्री। इसमें angle of contact भी क्या होगा, 90। ये टेंजेंट और ये देखो ये 90। समझ आया, क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको बना करके रखना है। पहला केस मैंने आपको करा दिया। पहला केस में क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। सेकेंड केस में क्या करूंगा, इसको ज्यादा कर दूंगा, एडहेसिव ज्यादा हो जाएगा। एडहेसिव ज्यादा होगा तो बताओ क्या होगा, एडहेसिव जब ज्यादा हो जाता है तो क्या बनाता है, एक्यूट बनाता है। तो वही होगा, अब वो एक्यूट आएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ये तुमको मैंने समझाया। अभी सेकंड केस पे चलते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो सब तुम्हारे को क्लियर होगा, मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ, सारी चीजें आपको करा रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये भी डायग्राम हो गया। सेकेंड डायग्राम की बात करेंगे, आओ सेकेंड केस की पहले बात करते हैं, फिर डायग्राम देखते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, इसको इससे बड़ा कर दो। थर्ड केस में इसको इससे छोटा कर देना। सेकेंड केस में √2 एफ ए ग्रेटर देन क्या होगा, एफ सी, यानी एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू क्या, एफ सी, ये ज्यादा हो गया इससे। अगर ऐसा हो जाए तो बताओ क्या होगा। अगर ऐसा हो जाए, देयरफॉर tan अल्फा जो होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा।
ये बड़ा है, बड़े में से छोटा जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। tan अल्फा कब पॉजिटिव होता है, जब एंगल एक्यूट होता है। tan अल्फा पॉजिटिव कब होता है, जो अल्फा क्या होता है, एक्यूट होता है। बात समझ में आ रही है? अगर अल्फा एक्यूट है तो आप समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। अल्फा आपका एक्यूट है, एक्यूट है मतलब क्या, आपका अल्फा अगर एक्यूट है, ये आपका FA है, ये आपका FC है, रिजल्टेंट ये होगा, है ना, सॉलिड में रिजल्टेंट देखो देखो, ये अल्फा एक्यूट तभी तो बनेगा, अल्फा FA के साथ में एंगल है तो क्या है, एक्यूट बना। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपकी सरफेस होगी वो हमेशा नेट बॉडी फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। FC और FA क्या है, बॉडी फोर्स है, तो ये क्या आपका नेट बॉडी फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट, तो आपकी जो सरफेस होगी नेट बॉडी फोर्स के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। आप ऐसे रखो उसको, देखो 90 का एंगल बन रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये आपका नेट बॉडी फोर्स, उसके सरफेस क्या है आपकी, देखो ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, इस वजह से ये एक्यूट एंगल बनता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान है ये, ठीक है? चलो भाई, ये भी आपको समझ में आ गया। इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का, कैसे याद रख सकते हो, ठीक है? चलो भाई, ये हो गया। उसके बाद केस 3, केस 3 में बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। 4 केसेस कराने बुक में, जितने दिए मैं सब कराऊंगा। √2FA क्या होगा, इस लेस देन क्या हो जाएगा, FC, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, छोटे में से बड़ा जाएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज tan अल्फा क्या आएगा, FC तो कुछ भी होगा ना, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे tan अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो देखो ध्यान से, अगर tan अल्फा नेगेटिव हो गया तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा कब नेगेटिव आता है, जब एंगल ऑब्ट्यूज होता है। तो अल्फा ऑब्ट्यूज बन रहा है अभी, तो ये केस में अल्फा क्या करेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। अल्फा कैसे ऑब्ट्यूज बनेगा, ये FA है, ये आपका FC है, FA और R के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है, मतलब ये आपका R है, ये एंगल आपका क्या है, अल्फा, जो कि ऑब्ट्यूज बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस, तो ये बनती है अब सरफेस, जिसमें आपका एडहेसिव फोर्स कम और कोहेसिव फोर्स ज्यादा। देखो ये सरफेस और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, इस वजह से वो क्या करता है, ऑब्ट्यूज बनता है। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया था, वही चीज मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में, इसमें एडहेसिव कम हो गया, कोहेसिव ज्यादा हो गया। समझे, क्लियर हो गया? तो ये आपको मैंने ये भी करा दिया। चौथा केस है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा केस क्या है, एंगल 0 वाला। तो एंगल 0 कब बनेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? वो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, तो केस 3 तक। अब केस 4 पे जाते हैं। केस 4 क्या है, इफ। अब मुझे बताओ ये कब 0 होगा, ये कब 0 होगा? ये 0 होने का एक ही चांस है जब FC 0 हो जाए, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स इतना कम हो कि वो क्या कर दें, हम उसको निगलेक्ट कर दें। अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया, इसको 0 मान लिया, FC को 0 मान लिया। FC को 0 मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा, tan अल्फा पूरा का पूरा, न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो पूरा का पूरा 0 हो गया। अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा भी 0 डिग्री हो जाएगा। फिर तो अल्फा 0 डिग्री का मतलब क्या, अल्फा 0 डिग्री का मतलब परफेक्टली हेमिस्फेरिकल सरफेस। समझ आ गया? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये आपका टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट, और यही सॉलिड सरफेस, तो थीटा कितना है, 0 है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये आपका क्या होगा, क्लीन ग्लास प्योर वाटर, क्लीन ग्लास प्योर वाटर। तो उस केस में क्या होता है आपका, थीटा क्या होता है, 0 होता है। उसी में हम लोग अल्फा भी वही बोलेंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, अल्फा भी इसके साथ में। जब देखो ये अल्फा कैसे 0 हो गया वो भी समझा देता हूं। ये आपका FA है, ये आपका FC है, लेकिन FC तो 0 है तो चला ही गया FC। जो FC चला गया तो एक ही फोर्स है, तो रिजल्टेंट भी तो यही होगा ना, रिजल्टेंट भी उसके साथ में बना, क्योंकि फोर्स ही एक ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको यही खींचा जाएगा, इसका मतलब रिजल्टेंट इसके साथ में, यानी अल्फा भी क्या हो गया, 0 हो गया, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 0 डिग्री। समझे, क्लियर है? तो बुक में जो जो एक्सप्रेशंस आपको दिए गए थे उसका मैंने बिल्कुल सटीक और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। पूरे YouTube पे आप चेक करो, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, जिसमें आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का दोनों तरीके से एक्सप्लेनेशन मिले, थ्योरेटिकल भी मिले और आपको मैथमेटिकल भी मिले, साथ साथ में उसका कहाँ एप्लीकेशन होता है वो भी मिले। कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए, कहीं मिल जाए तो मुझे बताइए, मैं फिर और डिटेल बनाऊंगा उसको, ठीक है? ओके, तो ये हमने कर लिया। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।